हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग सीरीज में हमने एक बायोलॉजी का लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है और 11th के बाद मैंने 12th की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें बेसिकली हमने जेनेटिक्स और एवोल्यूशन वाली यूनिट को जो NCERT बुक के अकॉर्डिंग है उसको सेलेक्ट किया है एज ए टॉपिक। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने इस टॉपिक पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें जस्ट आपको इंट्रोडक्शन बताया था। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ना, इसको जितना आप जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे उतना ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ फैक्ट कम है बट कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं। तो थोड़ा हम उसी के कंटिन्यूएशन में, वो जस्ट इंट्रोडक्शन था, यहाँ हम चैप्टर को इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम रखते हैं, जो आपका चैप्टर नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स है इसमें से जो कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो इन कैरेक्टर का ट्रांसमिशंस को आप इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब जो चैप्टर का नेम है इसमें एक वर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक्चुअल में क्या है कि ये इनहेरिटेंस होता है, इस प्रॉपर्टी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, लाइक बिगेट्स लाइक, मैंगो सीड से मैंगो प्लांट बनता है, कुत्ते के यहाँ कुत्ते का बच्चा होता है, एलिफेंट के यहाँ एलिफेंट का, आदमी के यहाँ आदमी का, और बंदर के यहाँ बंदर का बच्चा होता है। यानी हर पेरेंट से उसका ऑफस्प्रिंग मिलता जुलता है। ये बात तो साइंस से पहले भी हम कॉमन सेंस से समझते थे कि इनहेरिटेंस फॉलो होता है और हेरिडिटी फॉलो होती है। लेकिन जो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी है इसका बेसिस क्या है, ये किस बेसिस पे होता है। जैसे जो आप NCERT बुक को स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो उसमें जैसे कुछ एक क्वेश्चन से चैप्टर को स्टार्ट किया गया ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएट हो। कि कभी कभी आप देखते हैं पेरेंट्स से बच्चे काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स से काफ़ी मैच करते रहते हैं, वो और उनके पेरेंट्स जो है, जो मेल फीमेल में से कोई भी, चाहे आप मदर से या अपने फादर से, आपका चेहरा, आपके रंगत, आपकी आंखें, ये सब इतना मिलती जुलती है कि हमें वो उसके जीरोक्स जैसे दिखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, न तो कलर, न ही चेहरे का ओरिएंटेशन, कुछ भी नहीं। तो ये क्या रैंडम चीज़ है कि कोई अपने पेरेंट्स से मैच कर सकता है या नहीं कर सकता है, या इसके पीछे कोई रूल है, इसके पीछे कोई थ्योरी है, इसके पीछे कोई प्रिंसिपल है। यही क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बहुत सिमिलरिटी रखे हुए होते हैं और कभी कभी उनमें बहुत वेरिएशन हावी होती है। समटाइम वेरिएशन आर so prominent that offspring is totally differ from their parents, है ना। जो offspring है वो totally differ करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो इस तरीके का भी चीज़ मिल सकता है। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे डिफरेंसेज और सिमिलरिटीज ये एग्जिस्ट करती है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन में हमें पता है। तो एक्चुअल में ये जो चैप्टर है इसमें जो एक साइंटिस्ट है जो आपने पहले भी पढ़ा, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने बताया, एक्चुअल में हमें पहली बार, पहले इस कहानी को समझिए, कोई जल्दी नहीं है। ये इस इनहेरिटेंस का एक पैटर्न हमें जो है मेंडल ने बताया, ठीक है। मेंडल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक प्रिंसिपल हमें दिया कि एक्चुअल में इनहेरिटेंस किस बेसिस पे होता है। यानी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है
इसमें कुछ बेसिक रूल है, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ लॉ है, उन्हीं को हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसीलिए चैप्टर का जो नेम है उसमें मेंशन है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्या मेंडल से पहले नहीं कोशिश हुई थी? देखिए मेंडल का जो टाइम पीरियड है ये 19th सेंचुरी का है, 1858 समथिंग है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि ये इनका काम जो है ये 19th सेंचुरी का, और ये पूरी तरीके से रीडिस्कवर तो 1901 में हो पाया है, ठीक है। तो इनका जो काम है ये इस समय है। तो इससे पहले क्या चीज़ें नहीं आई थी। इससे पहले भी लोगों ने कोशिश की, लोगों का मतलब साइंटिस्ट ने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि इनहेरिटेंस क्यों होता है, या किसी पैटर्न को वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी मेंडल से पहले की जेनेटिक्स, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम जो सारे इनहेरिटेंस और वेरिएशन का जो ट्रांसमिशन होता है जनरेशन टू जनरेशन, उनको गवर्न करने वाले प्रिंसिपल रूल क्या है, इसकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो मेंडल से पहले जिन लोगों ने किया ये जो जेनेटिक्स थी, इसमें एक्चुअल में इस जेनेटिक्स में साइंटिफिक बेसिस नहीं था। ये एक तरीके से, जैसे मैं एक इसमें एग्जांपल आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने ये बोला कि एक्चुअल में इससे पहले जो है, जो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स है, इस टाइम तक हम रिप्रोडक्शन को प्रॉपर नहीं समझ पाए थे। देखिए जो रिप्रोडक्शन है, आपको पहला यूनिट है ना 12th में रिप्रोडक्शन, तो आज आप रिप्रोडक्शन में जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ओवम रहा होगा, ठीक है, और एक स्पर्म रहा होगा, इनके फ्यूजन से स्पर्म और ओवम रहा होगा, इनके फ्यूजन से यहाँ पे जाइगोट बना होगा, और जाइगोट एम्ब्रियो बना होगा, और एम्ब्रियो जो है इन्फेंट बना होगा। ये अभी आपको पता है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड थी ना, इसमें ये नहीं पता था। तो ये समझते थे कि मेल और फीमेल दो फ्लूइड जो है, जैसे ये मेल गेमिट जो है, इसमें स्पर्म के साथ साथ जो फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म तैरते हैं, इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड हम यूज करते हैं सीमेन, ठीक है। यानी सीमेन का मतलब क्या है? सर्वाइविंग फ्लूइड और स्पर्म, मेल गेमिट। तो वो ये मानते थे कि मेल और फीमेल बॉडी दोनों एक जर्मिनल फ्लूइड को डिस्चार्ज करते हैं, और जब रिप्रोडक्शन होता है तो दोनों फ्लूइड की मिक्सिंग होती है, और इनकी मिक्सिंग की वजह से इनहेरिटेंस होता है। यानी जो इनहेरिटेंस है उसमें ये माना गया कि चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं और उनकी मिक्सिंग से एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये थ्योरी उस समय रखी गई, प्रपोज की गई। बट इस थ्योरी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि यहाँ पे ये कन्फर्म नहीं था ना कि ये रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या है, उस फ्लूइड में ऐसा क्या है जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करता है। जैसे आज की डेट में क्या हुआ है, आज की डेट में जो आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दूं। जैसे ये ओवम क्या होता है, एक सेल होती है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको पता है क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में आपको पता है डीएनए है, और डीएनए में आपको पता है जीन है, और जीन क्या कैरी करता है? कैरेक्टर, ठीक है। ये अभी आप जानिए, जीन क्या कैरी करता है? कैरेक्टर। तो जब इस सेल से और इस सेल के दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं, जब जाइगोट बनता है, इसका 2n न्यूक्लियस बनता है, तो इसमें बहुत सारे जीन होते हैं, और जीन कैरेक्टर को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं।
ठीक है। तो आज का जो रिप्रोडक्शन है उसमें जब हमें पता है कि रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में फ्यूजन ऑफ गेमिट्स होता है, मेल और फीमेल। गेमिट एक सेल हैं, उसमें भी जो फ्यूज होता है वो उनका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जिस चीज़ का फ्यूजन होता है वो एक्चुअल में जीन की पेयरिंग होती है। तो ये बात आज हमें पूरी तरीके से कंफर्म है, और जो थ्योरी आज के डेट में आप जेनेटिक्स की पढ़ते हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया है। लेकिन मैंने जैसा बोला प्री मेंडेलियन टाइम में ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया गया था। ये मिक्सिंग की बात करते थे, कैरेक्टर का मिक्स हो जाता है। इसके लिए एक टर्म वो यूज करते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंडिंग का मतलब कुछ ऐसे समझो ना आप कि जैसे मान लीजिए आपके पास ब्लैक हो और वाइट हो, अगर इसको ब्लेंड करोगे, इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक तीसरा ब्लेंड निकलेगा, वो है ग्रे। ठीक है, वो जो है एक तीसरा जो है इनहेरिटेंस में की जाएगा वो है ग्रे है, इंटरमीडिएट आएगा। ठीक है, या इंटरमीडिएटरी जाएगी जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर को शो कर रही होगी। तो इस वजह से इसको नेम देते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और ब्लेंडिंग इसलिए मानते हैं कि फ्लूइड की ब्लेंडिंग होती है और इससे एक तीसरा नया कॉम्बिनेशन होता है, और वो कॉम्बिनेशन एक अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स सेट ऑफ कैरेक्टर को शो करता है, और वही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि साइंटिफिकली टोटली रॉन्ग है। पहली बार हमें जो साइंटिफिक चीज़ मिली, जब हम बात करते हैं साइंटिफिक तो उसका मतलब क्या होता है थोड़ा मैं बता दूं। लोग जनरली ऐसी बात करते हैं ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नहीं है। तो जब आप कोई चीज़ बोलते हैं ना कि साइंटिफिक है तो उसका मतलब क्या है। जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं कि वो साइंटिफिक है तो उसका मतलब देखिए क्या होता है, वो एविडेंस बेस होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है, उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसमें यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। अगर किसी भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस वही होती है, थोड़ा इस बात को समझिए क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम बार बार हाइपोथेसिस को रखेंगे, उसे डिस्कार्ड करेंगे। तो पहले आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए एविडेंस बेस एंड रेशनल। रेशनल का मतलब लॉजिकल, ठीक है, जो लॉजिक्स पे, जिनमें लॉजिक यूज किया गया हो कि ये चीज़ पॉसिबल है। जैसे मैथमेटिक्स में हर चीज़ लॉजिक है, 2 = 2 4 होता है, ये एक लॉजिक है कि 2 और 2 को प्लस करो तो 4 हो जाता है। और ऐसा हम अगर करके देखते हैं, उसे एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो हमें ऐसा मिलता है कि हाँ ऐसा 4 होता है। बिल्कुल इसी तरह साइंस में जो एविडेंस होता है वो होते हैं एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। मतलब जो आप एक प्रपोजल, एक लॉजिकल बात रखेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा। जैसे आपके पास एक प्रपोजल है कि मेल और फीमेल गेमेट मिलने से जाइगोट बनते हैं, तो ये चीज़ आप एक्सपेरिमेंटली जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में हमने करा के देखा है। अगर हम मेल और फीमेल गेमेट को रखते हैं तो वो फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। जैसा कि ये जो बात है ये हमेशा होती है। अब ये जो है ना, ये इसका एविडेंस हो गया कैसे कि आप किसी एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखने की बात दो है, या तो वो नेचर में वो बार बार हो रहा उसे आप देख लीजिए ऑब्जर्वेशन में, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में गेमेट फ्यूज हो रहे हैं वहाँ देख लीजिए, या टेस्ट ट्यूब में जो आर्टिफिशियल मीडियम में हमने फ्यूज कराए हैं वहाँ देख लीजिए। और ये बात बार बार होती है, रिपीट होती है, यानी इसमें रेगुलरिटी है या ये बार बार रिपीट्स होता है।
मतलब हर बार ये गेमेट फ्यूज होते हैं, इसलिए ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसमें यूनिवर्सलिटी है। इसका मतलब ये है, ये यूनिवर्सल नेचर का है। मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से अगर जो है जाइगोट बनता है तो ह्यूमन स्पीसीज कहीं भी है, 7 कॉन्टिनेंट में कहीं भी है, तो उनके यहाँ जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो मेल फीमेल गेमेट के फ्यूजन से जाइगोट एम्ब्रियो के प्रोसीजर को फॉलो करके ही बनता है। तो ये थ्योरी साइंटिफिक है क्योंकि ये बातें बार बार रिपीट होती है, यूनिवर्सल नेचर की है, रेगुलरिटी है, रैशनल है, एविडेंस बेस है, तो इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक। अब इन्हीं सब बातों को ये प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और हम बोलते हैं वो साइंटिफिक नेचर को शो नहीं कर रहा। अब इसके बाद सवाल आता है मेंडल का, तो हम उस पर चलेंगे और उसे थोड़ा देखेंगे। देखिए, अभी आप बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे आपको सीखना है। ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये बहुत फाउंडेशनल नेचर की है, ये आपका नॉलेज के लिए बहुत ही फाउंडेशन का काम करेगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर इस पैटर्न में आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो मेरे साथ रहिए और देखिए इसे। देखिए, अब जो जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स में जो स्टडी की जाती है वो 3 तरीके की स्टडी की जाती है। एक प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, जिसे हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ये रेफरेंस के लिए बस रख लीजिए, कहीं आप पा जाएंगे तो आपको लगेगा मैंने नहीं बताया था। ठीक है, दूसरा मेंडल का जेनेटिक्स है, तीसरा है पोस्ट मेंडेलियन। देखिए, एक्चुअल में बात यह है कि मेंडल के जेनेटिक्स में भी कुछ कमियां थी, पूरी तरीके से सच नहीं था। ठीक है, तो मेंडल के जेनेटिक्स के बाद उससे एडवांस जेनेटिक्स आई, जिसे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। आपके सिलेबस में मेंडेलियन जेनेटिक्स और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स है। जो मेंडल का जेनेटिक्स है, इसको क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि मेंडल वो फर्स्ट पर्सन था जिसने पहली बार साइंटिफिक बेसिस पे जेनेटिक्स को इस्टेब्लिश किया। पहले बुकों में लिखा होता था ना, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। ठीक है, जैसे एक फादर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी के बर्थ के लिए, ऐसे ही मेंडल रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि जेनेटिक्स का ये इसने फाउंडेशन रखा। तो मेंडल ने पहली बार साइंटिफिक प्रोसीजर बताया जिससे हम इनहेरिटेंस को साइंटिफिकली समझ सकते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं था। तो उससे एक्यूरेट जो मॉडल आया है उसे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इसीलिए हम मेंडल से उठाएंगे और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जैसे एक चीज़ यहाँ थोड़ा मैं आपको और समझाऊं, ये देखिए, इसमें बात क्या है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है, ट्रांसमिट क्या हो रहा है? कैरेक्टर। ठीक है, ये पेरेंट्स में कोई कैरेक्टर था। कैरेक्टर आपको बताया था मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, या तो मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं। यहाँ मॉर्फोलॉजिकल को लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए पेरेंट में एक कैरेक्टर है ब्लैक आई का कलर ब्लैक है, ठीक है, और यही ऑफस्प्रिंग में अगर आ गया ब्लैक आई, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको ना? तो ये देखिए पेरेंट्स का कैरेक्टर है और ये ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टर आ रहा है। जैसे यहाँ ब्लैक आई का है और फिर ब्लैक आई ऑफस्प्रिंग में पहुँच रहा है। अब ये कैरेक्टर कैसे ऑफस्प्रिंग तक पहुँचता है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे देखिए, ये आपको एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि
कि ये जो कैरेक्टर जो हमें दिखता है फिजिकल फॉर्म में, इसको जेनेटिक्स में एक वर्ड हम यूज करेंगे फिनोटाइप। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे फिनोटाइप। ठीक है, और